ग्रोविश में आपका स्वागत है। आज हम वाइन की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं और हमारा आधार है दी एवरीडे गाइड टू वाइन। और हमें गाइड कर रहे हैं जेनिफर सिमोनेटी ब्रायन, जो एक मास्टर ऑफ वाइन है। हाँ, ये बहुत ही खास उपाधि है, दुनिया में कुछ लोगों के पास है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि वाइन चखने को थोड़ा आसान बनाया जाए और मजेदार भी। सही बात है। चलिए लेक्चर 1 से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि वाइन के बारे में सीखें ही क्यों? मतलब ये सिर्फ एक ड्रिंक तो है नहीं, ये हजारों सालों से हमारी संस्कृति का, हमारे जश्न मनाने के तरीकों का हिस्सा रही है। बिल्कुल, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज तक। हाँ, तो इस बातचीत का मकसद यही है कि वाइन को थोड़ा बेहतर समझे और उसका ज्यादा मजा ले पाएं। और आपने सही कहा, मास्टर ऑफ वाइन होना सिर्फ वाइन सर्व करने वाले सोमेलियर जैसा नहीं है। हाँ, उससे काफी अलग है। इसमें तो वाइन बनती कैसे है, उसका बिजनेस कैसा है, ये सब जानना होता है। अच्छा। और ये सिर्फ जानकारी की बात नहीं है, ये अपनी इंद्रियों को जगाने का एक अनुभव है। सुगंध, स्वाद, एहसास। बिल्कुल। और इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, जैसा आपने कहा। तो इस गाइड का सही मजा तब है जब हम इसे सुने नहीं बल्कि साथ में महसूस करें। अच्छा। यहीं पर वो पैलेट शब्द आता है। मतलब हमारे मुंह में वाइन का स्वाद, उसकी गंध, उसकी बनावट, वो सब मिलाकर जो महसूस होता है। समझ गई। तो ये था लेक्चर 1 का सार। अब लेक्चर 2 पर आते हैं। हाँ। लेक्चर 2 में बात होती है वाइन चखने की एक फॉर्मल प्रक्रिया की। 5S कहते हैं इसे। हाँ, 5S। सी, स्वर्ल, स्निफ, सिप और सेवर। हाँ। पहला है सी, यानी देखना। तो वाइन का रंग देखकर क्या पता चलता है? बहुत कुछ। उसका रंग जैसे रूबी है या गार्नेट या स्ट्रॉ जैसा पीला या सुनहरा, ये उसकी वैरायटी, स्टाइल और यहाँ तक कि उम्र का भी अंदाजा दे सकता है। अच्छा, जैसे? दिलचस्प बात यह है कि सफेद वाइन अक्सर उम्र के साथ गहरी होती जाती है। ओह। और रेड लाइन, वो अपना रंग थोड़ा खोने लगती है, हल्की हो जाती है। ये तो उल्टा है। ठीक है। दूसरा एस है स्वर्ल, ग्लास को घुमाना। हाँ, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। हाँ हाँ। जब आप ग्लास घुमाते हैं तो वाइन हवा के संपर्क में आती है, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन? हाँ, हवा से रिएक्शन। इससे वाइन की जो छुपी हुई खुशबू है, जिसे एरोमेटिक्स कहते हैं, वो उभर कर बाहर आती है। और फिर आता है तीसरा एस, स्निफ, यानी सूंघना। यहीं से असली कहानी शुरू होती है शायद। कह सकते हैं, यहीं आप वाइन की बारीक गंधों को पहचानना शुरू करते हैं। क्या उसमें नींबू जैसी ताजगी है, या बेरीज जैसी मिठास, या कभी-कभी कुछ और ही, जैसे हरी मिर्च? बिल्कुल, ये गंधे ही वाइन की पहचान बताती हैं। ठीक है। फिर चौथा एस है सिप। अब पीने की बारी। हाँ, सिप। जब आप घूंट लेते हैं तो आप सबसे पहले तो उसके मूल स्वाद महसूस करते हैं, मीठा, खट्टा, थोड़ा कड़वापन। फिर आप उसकी बनावट या टेक्सचर पर ध्यान देते हैं, हल्की है या भारी, मतलब फुल बॉडी, उसका तापमान कैसा है, ये सब महसूस करना है। ये सब पैलेट का हिस्सा हुआ फिर। बिल्कुल। और आखिरी में 5वां एस है सेवर। सेवर यानी स्वाद का थोड़ी देर मजा लेना और उसका मूल्यांकन करना। यहीं आप वाइन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को आंकते हैं। पर क्वालिटी तो अपनी अपनी पसंद पर निर्भर करती है ना? नहीं, यहीं पर फर्क है। क्वालिटी एक ऑब्जेक्टिव चीज है, आपकी पसंद या नापसंद से अलग। अच्छा, कैसे? हम देखते हैं कि क्या वाइन में कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कई परतें हैं स्वाद और गंध की। क्या सब कुछ बैलेंस्ड है, मतलब संतुलित? क्या उसमें एक नफासत, एक फिनिश है? और उसका फिनिश कैसा है, मतलब स्वाद खत्म होने के बाद मुंह में कितनी देर तक रहता है? समझ गई। काफी डिटेल्ड प्रोसेस है ये 5S। हाँ, पर प्रैक्टिस से आ जाता है। ठीक है। अब लेक्चर 3, ये हमें ले जाता है अंगूर के बाग में। हाँ, वाइन की कहानी असल में अंगूर के बाग से ही शुरू होती है, कटाई से भी पहले। तो अंगूर की क्वालिटी किन चीजों पर निर्भर करती है? कई चीजें। सबसे जरूरी है जलवायु और मौसम। आमतौर पर वाइन के अच्छे अंगूर 30 से 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच उगते हैं। अच्छा। फिर मिट्टी का प्रकार बहुत अहम है, और विटिकल्चर यानी अंगूर की देखभाल कैसे की गई है, वो तरीका। इन सब को मिला के ही वो फ्रेंच शब्द टेरवा बनता है ना? बिल्कुल। टेरवार मतलब वो पूरा माहौल जहां अंगूर उगा है, मिट्टी, जलवायु, ढलान, सब कुछ। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे 2 अलग अलग शार्दोने वाइन की तुलना करें। एक लीजिए ठंडी जगह, जैसे शाबली फ्रांस से। उसमें शायद आपको हरे सेब जैसी ताजगी, थोड़ी मिनरलिटी मिलेगी। और दूसरी मान लीजिए गर्म इलाके से, जैसे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से, बिना ओक वाली।
उसमें शायद आपको अनानास जैसे पके ट्रॉपिकल फलों का स्वाद ज्यादा मिलेगा। पर अंगूर तो एक ही है, शार्डोने। हाँ, अंगूर एक ही है, विटिस विनिफेरा, ये वाइन वाले अंगूरों का वैज्ञानिक नाम है। वाइन बनाने वाले ने बेरी भी कहते हैं। तो फर्क सिर्फ जलवायु और टेरवार का हुआ? मुख्यतः हाँ, ये दिखाता है कि माहौल का कितना गहरा असर होता है। और कुछ जरूरी शब्द भी थे लेक्चर 3 में। हाँ, जैसे वेराइजन, ये वो स्टेज है जब अंगूर पकना शुरू करते हैं और अपना रंग बदलते हैं, हरे से लाल या सुनहरे। अच्छा। और लाल अंगूरों में जो रंग आता है वो एंथोसायनिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि फाइनल वाइन कैसी बनेगी? बिल्कुल, जलवायु, मिट्टी, विटिकल्चर, वेराइजन का समय, एंथोसायनिन का लेवल, ये सब मिलकर वाइन को उसका अनोखा चरित्र देते हैं। शार्डोने वाला वाइन ये अच्छे से समझाता है। हाँ, कि कैसे टेरवार एक ही अंगूर से इतनी अलग अलग स्वाद वाली वाइन बना सकता है। तो इन शुरुआती लेक्चर से हमने क्या सीखा? वाइन का थोड़ा इतिहास और महत्व। हाँ, और उसे चखने का व्यवस्थित तरीका, वो 5S। और कैसे अंगूर की क्वालिटी पर उसके उगने का माहौल यानी टेरवार का जबरदस्त असर पड़ता है। सही। बहुत बढ़िया। एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। बताइए। अगली बार जब कोई वाइन का ग्लास हाथ में हो तो एक पल सोचिएगा कि इस ग्लास तक पहुंचने से पहले उस अंगूर के बाग में क्या चल रहा था। वहां की धूप, हवा, मिट्टी, वो सब कैसे इस वाइन की कहानी लिख रहे थे। वाकई ये अंगूर से ग्लास तक की एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल। चलिए आज बात करते हैं लेक्चर 4 से, जो वाइन बनाने के सफर पर है, अंगूर की कटाई से लेकर बॉटल तक। हाँ बिल्कुल, ये सफर शुरू होता है एक बहुत जरूरी फैसले से कि अंगूर तोड़ने का सही समय कब है, ये वाइन मेकर कैसे तय करते हैं। सुना है जल्दी या देर से तोड़ने पर बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत जल्दी तोड़ लिए तो वाइन में वो कच्चापन, थोड़ी ज्यादा खटास रह सकती है। और देर कर दी तो? देर हो जाए तो वाइन का बैलेंस बिगड़ सकता है। मतलब अल्कोहल शायद ज्यादा लगे या स्वाद कुछ सूखे मेवों जैसा हो जाए। अच्छा। तो आजकल के वाइन मेकर्स वो सिर्फ अपने अंदाजे पे नहीं चलते। हाँ, चखते तो है अंगूर, वो जरूरी है। हाँ वो तो है, पर साथ में वो रिफ्रैक्टोमीटर जैसे साइंटिफिक टूल भी इस्तेमाल करते हैं शक्कर का लेवल नापने के लिए, जिसे ब्रिक्स में मापते हैं। यानी अनुभव और विज्ञान दोनों साथ साथ। बिल्कुल। और हाथ से तोड़ाई, देखिए ये महंगी जरूर है मशीन से, हाँ, पर इसमें चुनने वाला हर गुच्छे को देख सकता है, तय कर सकता है कि कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ना है। इससे अक्सर क्वालिटी बेहतर मिलती है। समझ गया। तो अंगूर तोड़ लिए, फिर उनको कुचला जाता है जिससे मस्ट बनता है। हाँ, मस्ट यानी रस, छिलके, बीज सब कुछ एक साथ। और इसी मस्ट से फिर शुरू होता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। ये फर्मेंटेशन कहाँ होता है? मैंने सुना है स्टील टैंक या ओक बैरल में। हाँ, दो मुख्य विकल्प है। स्टेनलेस स्टील जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, मतलब वो वाइन के स्वाद में कुछ जोड़ता या घटाता नहीं। ओके। और दूसरा है ओक की लकड़ी का बैरल। ओक सिर्फ कंटेनर नहीं है, वो वाइन को बनाता है एक तरह से। कैसे? मतलब क्या असर डालता है ओक? ओक वाइन में अपना एक अलग स्वाद और टैनिन देता है। टैनिन वो चीज है जिससे वाइन में हल्का सा सूखापन या कसाव महसूस होता है, जैसे कड़क चाय में होता है ना। हाँ, समझ गया। और ये टैनिन वाइन को लंबे समय तक ठीक रहने में मतलब एज करने में भी मदद करते हैं। और इसमें भी तो फर्क होता है, जैसे फ्रेंच ओक और अमेरिकन ओक। बिल्कुल, बहुत फर्क है। फ्रेंच ओक आमतौर पर ज्यादा बारीक, ज्यादा नफासत वाला असर देता है, टैनिन ज्यादा देता है पर खुशबू थोड़ी हल्की। अच्छा। अमेरिकन ओक ज्यादा बोल्ड खुशबू देता है, जैसे वनीला, नारियल की, और शायद थोड़ी खुरदरी बनावट। और वो टोस्टेड ओक क्या होता है? अगर बैरल को अंदर से थोड़ा सेंका या टोस्ट किया गया हो तो उसमें से वनीला जैसी महक और तेज हो जाती है, जिसे वैनिलिन कहते हैं। बैरल नया है या पुराना, छोटा है या बड़ा, इन सब बातों से भी स्वाद पर असर पड़ता है। तो लेक्चर 4 में जो उदाहरण दिए हैं, सेंट सुपेरी सॉविनियन ब्लॉन्क बनाम रॉबर्ट मंडावी फ्यूमे ब्लॉन्क और रियोहा क्रियांजा बनाम रियोहा ग्रांड रिजर्वा, वो इसी ओक के असर को दिखाने के लिए हैं। एकदम सही। फ्यूमे ब्लांक जो असल में ओक एज्ड सॉविनियन ब्लांक है, और ग्रांड रिजर्वा जिसे क्रियांसा से ज्यादा वक्त ओक में रखा जाता है, में ओक का प्रभाव साफ दिखेगा, स्वाद में, खुशबू में, बनावट में। ये तो दिलचस्प है। चलिए अब लेक्चर 5 पर आते हैं, द वाइट्स, रीजलिंग टू शार्डोने। इसमें 3 खास सफेद अंगूरों की बात है, रीजलिंग, सॉविनियन ब्लांक और शार्डोने। इन्हें नोबल ग्रेप्स क्यों कहते हैं? नोबल ग्रेप्स मतलब वो अंगूर जिनमें दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाली वाइन बनाने की क्षमता है।
और जो अलग अलग जगहों के टेरोयर यानी वहाँ की मिट्टी, जलवायु, जगह का खास असर को अच्छी तरह दिखा सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले रीजलिंग। हाँ, रीजलिंग। इसकी पहचान है इसकी जबरदस्त एसिडिटी। ये एसिडिटी इसे बहुत ताज़ा बनाती है और इसी वजह से ये सूखी से लेकर बहुत मीठी तक हर स्टाइल में बन सकती है और लंबे समय तक रखी जा सकती है। और स्वाद कैसा होता है? स्वाद नींबू संतरे जैसे सिट्रस फ्रूट से लेकर आड़ू जैसे स्टोन फ्रूट्स तक हो सकता है। और एक खास बात, इसे लगभग कभी भी ओक में नहीं रखा जाता, ताकि इसका अपना फल का स्वाद बना रहे। बिल्कुल, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया की ड्राई रीजलिंग और एक जर्मनी की थोड़ी मीठी कैबिनेट या स्पितलेजे रीजलिंग, दोनों का अनुभव एकदम अलग होगा। ठीक है, अगला है सविग्नोन ब्लैंक। इसकी तो एक बहुत पहचाने जाने वाली खुशबू होती है ना? हाँ बिल्कुल, अक्सर वो घास जैसी, हर्बल या कभी-कभी पैशन फ्रूट जैसी तीखी, भेदने वाली खुशबू, और एसिडिटी भी तेज होती है। न्यूजीलैंड का सॉविग्नोन ब्लैंक इसी स्टाइल के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन फ्रांस में ये अलग होता है? हाँ, फ्रांस की लॉय वैली में जैसे सैंसेर या पुई-फ्यू में यही अंगूर ज्यादा संयमित, खनिज जैसा, थोड़ा पत्थर जैसा स्वाद देता है। ये दिखाता है कि जलवायु और टेरोय कितना असर डालते हैं। कमाल है। और फिर आती है शार्डोने। आपने कहा था ये बहुत वर्सेटाइल है। हाँ, शार्डोने एक तरह से बहुरूपिया है। इसे ओक के बिना भी बना सकते हैं, जैसे फ्रांस के शैबली इलाके में। वहाँ ये एकदम क्रिस्प, मिनरल युक्त होती है, सीपियो जैसी महक वाली। और ओक के साथ? ओक के साथ, जैसे कैलिफोर्निया की बहुत सी शार्डोने, ये एकदम बदल जाती है, मलाईदार, मक्खन जैसी बन जाती है। इसमें अक्सर मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन भी होता है। वो क्या है मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन? वो एक दूसरी फर्मेंटेशन प्रक्रिया है जो वाइन में मौजूद तीखे मैलिक एसिड, जैसे हरे सेब में होता है, को नर्म मुलायम लैक्टिक एसिड, जैसे दूध में होता है, में बदल देती है। इससे वाइन का टेक्सचर और भी स्मूथ हो जाता है और मक्खनी नोट्स आते हैं। अच्छा, तो एक ही अंगूर से कितने अलग स्वाद। अब लेक्चर 6 पर चलते हैं। तो रेड्स, पिनो नोयर टू कैबरने, 4 बड़े लाल अंगूर। शुरुआत पिनो नोयर से करें, जिसे हेडेक ग्रेप भी कहता है। हाँ, कहते तो हैं, क्योंकि इसे उगाना वाइन मेकर के लिए सिरदर्द हो सकता है। ये बहुत ही नाजुक अंगूर है, मौसम को लेकर बहुत संवेदनशील। अच्छा, इसे ठंडी जलवायु पसंद है। इसका छिलका पतला होता है, इसलिए वाइन का रंग भी अक्सर हल्का होता है। पर इसके रंग पर मत जाइए। क्यों? क्योंकि ये कमाल की खुशबू और नफासत दे सकता है। ताज़ी लाल चेरी, स्ट्रॉबेरी, कभी-कभी थोड़ी मिट्टी या मशरूम जैसी महक। एसिडिटी अच्छी होती है और टैनिंग बहुत रेशमी होते हैं, कठोर नहीं। ये तो खाने के साथ अच्छी जाती होगी। बेहतरीन। इसकी यही नफासत इसे बहुत अच्छा फूड वाइन बनाती है और बरगंडी, फ्रांस, इसका क्लासिक घर माना जाता है। अगला है सिराह या शिराज। एक ही अंगूर, 2 नाम। हाँ, और 2 थोड़े अलग स्टाइल भी। फ्रांस के नॉर्दर्न रोन में जब इसे सिराह कहते हैं, तो ये अक्सर थोड़ी नमकीन सी, काली मिर्च वाली, फूलों जैसी या धुएं वाली होती है। और ऑस्ट्रेलिया में? शिराज। ऑस्ट्रेलिया में शिराज बनकर ये ज्यादा बोल्ड, ज्यादा फलदार हो जाती है। जैसे ब्लैकबेरी, प्लम का गहरा स्वाद, कभी-कभी चॉकलेट या मसाले भी। दोनों में ही टैनिन अच्छे होते हैं और अल्कोहल का लेवल मध्यम से ज्यादा हो सकता है। ठीक है। और फिर बोर्डो के 2 मशहूर अंगूर, मर्लो और कैबरने सॉविग्नोन। हाँ जी, मर्लो वो आमतौर पर कैबरने से थोड़ा नरम, थोड़ा ज्यादा गोल-मटोल होता है। टैनिन मुलायम होते हैं और स्वाद में पके हुए काले फल जैसे प्लम, ब्लैकबेरी ज्यादा होते हैं। पीने में आसान लगता है अक्सर। और कैबरने सॉविग्नोन, उसे तो राजा कहते हैं। हाँ, नोबल ग्रेप्स का राजा कह सकते हैं। ये ज्यादा दमदार है, रंग गहरा, टैनिन मजबूत। इसमें अक्सर ब्लैक करंट की खुशबू आती है, साथ में तंबाकू, और अगर ओक में रखा गया है तो सिडार या पेंसिल की छीलन जैसी महक भी। इसके टैनिन इसे एज करने लायक बनाते हैं। बिल्कुल, ये मजबूत टैनिन इसे दशकों तक बेहतर होने की क्षमता देते हैं। बोर्डो इसका घर है, लेकिन चिली जैसी नई दुनिया की जगहों पर भी शानदार कैबरने सॉविग्नोन बनते हैं। तो कुल मिलाकर लेक्चर 4 में हमने वाइन बनाने के जरूरी फैसले देखे, कटाई का समय, ओक का रोल। लेक्चर 5 ने हमें 3 अहम सफेद अंगूरों से मिलवाया, रिस्लिंग, सॉविग्नोन ब्लांक, शार्डोने और उनकी खासियतें। हाँ। और लेक्चर 6 ने हमें 4 प्रमुख लाल अंगूरों की दुनिया दिखाई, पिनो नोयर की नजाकत,
सिराज शिराज के 2 रूप और मर्लो और कैबरने सौविग्नॉन की शक्ति और संरचना। बिल्कुल सही। इन अंगूरों को समझना, उनकी शैलियों को पहचानना और वाइन मेकिंग की तकनीकों का असर जानना, यही वाइन की दुनिया को एक्सप्लोर करने का आधार है। हर अंगूर की अपनी एक कहानी है, अपना एक व्यक्तित्व है। और यहीं पर सोचने वाली बात यह है कि इन सभी अलग अलग किरदारों वाले नोबल अंगूरों में से किसका व्यक्तित्व सुनने वालों को अपने स्वाद या शायद आज के मूड के हिसाब से सबसे ज्यादा पसंद आएगा, ये सोचने वाली बात। तो आज हम वाइन की 3 खास शैलियों पर बात कर रहे हैं, फोर्टिफाइड, मीठी और स्पार्कलिंग। लेक्चर 7, 8 और 9 की जानकारी को समझते हैं। चलिए लेक्चर 7 से शुरू करते हैं। फोर्टिफाइड वाइन क्या है ये असल में? हाँ, फोर्टिफाइड वाइन वो हैं जिनमें वाइन बनाते समय या उसके बाद एक्स्ट्रा स्पिरिट मिलाई जाती है। आमतौर पर अंगूर वाली ही स्पिरिट होती है, जैसे ब्रांडी। अच्छा। इससे अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, करीब 15 से 22% तक पहुंचाती है। और लेक्चर में था कि इसकी शुरुआत शायद स्पेनिश लोगों ने की थी, लंबी समुद्री यात्राओं के लिए। हाँ बिल्कुल, वाइन खराब ना हो जाए इसलिए। लेकिन बनाने के तरीके अलग अलग हैं, जैसे पोर्ट और शेरी। हाँ, ये पोर्ट विधि क्या है पुर्तगाल वाली? पोर्ट में फर्मेंटेशन, यानी जब अंगूर का रस अल्कोहल में बदल रहा होता है, उसे पूरा होने से पहले ही रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? उसमें स्पिरिट मिलाकर। इससे यीस्ट मर जाता है, वो सारी चीनी को अल्कोहल में नहीं बदल पाता। अच्छा, तो वाइन में मिठास रह जाती है, रेजिडुअल शुगर जिसे कहते हैं। सही, मिठास भी रहती है और अल्कोहल भी करीब 20% तक हो जाता है। नतीजा एक मीठी स्ट्रॉन्ग वाइन। और शेरी, वो तो स्पेन की है, वो कैसे अलग है? शेरी में उल्टा है, पहले फर्मेंटेशन पूरा होने देते हैं, मतलब वाइन पूरी तरह सूखी ड्राई बन जाती है। ओके। उसके बाद उसमें स्पिरिट मिलाते हैं। ये स्पेन के खिरेज इलाके में बनती है, ज्यादातर पैलोमिनो अंगूर से। लेक्चर में फ्लोर का जिक्र था, वो क्या चीज है? फ्लोर एक खास किस्म के यीस्ट की परत होती है। ये कुछ तरह की शेरी जैसे फिनो और एमोंटेलाडो के बैरल में वाइन के ऊपर अपने आप बन जाती है। तो ये करती क्या है? ये वाइन को हवा से बचाती है, उसे ताज़ा रखती है और एक बहुत ही अनोखा, थोड़ा नमकीन बादाम जैसा स्वाद देती है। अच्छा। हाँ, फिनो और एमोंटेलाडो की पहचान इसी से है। दूसरी तरफ ओलोरोसो शेरी बिना फ्लोर के बनती है। तो वो हवा के संपर्क में आती है। वो ज्यादा डार्क, हेवी और ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर वाली होती है। तो याद रखने वाले शब्द फोर्टिफाइड, रेसिडुअल शुगर, फ्लोर। दिलचस्प। तो फोर्टिफाइड वाइन की मिठास या तो प्रक्रिया से आती है या उसमें होती ही नहीं। अब लेक्चर 8 पर आते हैं, जो कुदरती तौर पर मीठी वाइन के बारे में है। पहला तरीका, लेट हार्वेस्ट। लेट हार्वेस्ट मतलब अंगूरों को बेल पर ही ज्यादा पकने देना, सामान्य से ज्यादा देर तक। इससे क्या होता है? अंगूर थोड़े सूखने लगते हैं, पानी कम हो जाता है और उनमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। उदाहरण? जैसे जर्मनी या ऑस्ट्रिया की रीजलिंग से बनी स्पार्टलेज या फ्रांस के अल्साक इलाके की वोंदांश तारदीव। इनमें अक्सर आड़ू, शहद, किशमिश जैसे फ्लेवर होते हैं। ठीक है। फिर है नोबल रॉट। ये नाम सुनने में तो अजीब है, सड़न से अच्छी वाइन? हाँ, सुनने में अजीब है, पर यह बोट्राइटिस सिनेरिया नाम का एक फंगस है। अगर मौसम सही हो, मतलब सुबह नमी और दोपहर में धूप, तो ये अंगूर पर लगता है। और फिर ये अंगूर की स्किन में छोटे छोटे छेद कर देता है। इससे पानी भाप बन के उड़ जाता है और अंदर शुगर, एसिड, फ्लेवर सब कुछ बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कमाल है। स्वाद कैसा आता है इससे? वाइन में शहद, खुबानी जैसे स्टोन फ्रूट्स के नोट्स आते हैं और एक बहुत ही सिल्की रिच टेक्सचर भी। इसके उदाहरण क्या है? फ्रांस की सॉटर्न्स बहुत मशहूर है, हंगरी की टोकाई जिसकी मिठास पुटोनियोज में नापते हैं, और जर्मनी की बेरेनाउसलेस और ट्रोकन बेरेनाउसलेस। वाह, अगला तरीका तो और भी अनोखा है, आइस वाइन। अंगूरों को जमा देना। हाँ, इसमें अंगूरों को सर्दियों तक बेल पर ही छोड़ देते हैं जब तक वो जम ना जाएं। फिर उन जमे हुए अंगूरों को ही तोड़ा और प्रेस किया जाता है। पानी तो बर्फ के रूप में क्रिस्टल बन जाता है। तो सिर्फ मीठा रस निकलता है? बिल्कुल, बहुत ही गाढ़ा मीठा रस। जर्मनी और कनाडा इसके लिए जाने जाते हैं। रीस्लिंग या विडॉल अंगूरों से बनती है अक्सर। इसमें अच्छी एसिडिटी भी होती है जो मिठास को बैलेंस करती है। और आखिरी तरीका है ड्राइड ग्रेप या पसीतो। सही, इसमें अंगूर तोड़ने के बाद उन्हें सुखाया जाता है, जैसे चटाई पर फैलाकर या हवादार जगह पर तांगकर। ये तो शायद काफी पुरानी तकनीक होगी। हाँ, बहुत पुरानी। इटली की विंसेंटो इसी तरह बनती है।
तो ये सब तरीके हैं मीठी वाइन बनाने के। इन्हें थोड़ा ठंडा करके पीना अच्छा रहता है, लगभग 7 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत बढ़िया। तो मुख्य शब्द हुए लेट हार्वेस्ट, नोबल रॉट, आइस वाइन, पसीतो, पुटिनियोस। अब इन सबसे अलग लेक्चर 9 पर चलते हैं, स्पार्कलिंग वाइन, बुलबुलों वाली वाइन। यहाँ भी बनाने के तरीके अहम है ना, ट्रेडिशनल और टैंक मेथड। हाँ, बहुत अहम। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडिशनल मेथड, जिसे पहले शैंपेन मेथड कहते थे, इसमें दूसरा फर्मेंटेशन जिससे बुलबुले बनते हैं, वो हर बॉटल के अंदर अलग अलग होता है। हर बोतल में काफी मेहनत का काम लगता है। और इसके बाद वाइन को बॉटल में ही मृत यीस्ट सेल्स, जिन्हें लीज कहते हैं, उनके साथ कुछ समय के लिए रखा जाता है। इससे क्या होता है? ऑटोलिसिस। बिल्कुल, ऑटोलिसिस। इसी से वाइन में वो जटिल स्वाद आते हैं, टोस्ट, बिस्किट, नट्स जैसे। ये सिर्फ बुलबुले नहीं, बल्कि एक गहरा कैरेक्टर देता है। शैंपेन, स्पेन की कावा और दुनिया भर की कई बढ़िया स्पार्कलिंग वाइन इसी मेथड से बनती हैं। और इसमें वो रिडलिंग, डिस्गॉर्जमेंट वगैरह भी होता है। हाँ, यीस्ट को निकालने की प्रक्रिया, फिर आखिर में डोसेज से मिठास एडजस्ट करते हैं। तो फिर टैंक मेथड या शारमैट मेथड क्यों? टैंक मेथड बहुत अलग है। इसमें दूसरा फर्मेंटेशन बॉटल में नहीं, बल्कि बड़े बड़े स्टील टैंक में होता है। अच्छा, तो ये आसान होगा? हाँ, ये सस्ता भी है और तेज भी। और इसका मकसद वाइन के ताजे फ्रूटी फ्लेवर को बनाए रखना होता है, ना कि ऑटोलिसिस वाले जटिल स्वाद लाना। जैसे प्रोसेको। बिल्कुल, इटली की प्रोसेको उसका क्लासिक उदाहरण है। हल्की, फ्रेश, फ्रूटी। और ये याद रखना जरूरी है कि शैंपेन नाम का इस्तेमाल सिर्फ फ्रांस के शैंपेन इलाके में ट्रेडिशनल मेथड से बनी वाइन के लिए ही हो सकता है। सही कहा। लेबल पर मिठास के लेवल भी होते हैं, ब्रूट, डेमसेक। हाँ, ब्रूट मतलब सबसे ड्राई, यानी सबसे कम मीठी। फिर एक्स्ट्रा ड्राई, ड्राई, और डेमीसेक मतलब अच्छी खासी मीठी। और वो ब्लॉन्ड दे ब्लॉन्क्स और ब्लॉन्क दे नोआर। ब्लैंक द ब्लैंक्स मतलब वो स्पार्कलिंग वाइन जो सिर्फ सफेद अंगूरों जैसे शार्डोने से बनी है, और ब्लैंक द नोआर मतलब जो सिर्फ काले अंगूरों जैसे पिनो नोआर, पिनो मुनियर से बनी है, जिनका रस सफेद होता है। तो मुख्य शब्द ट्रेडिशनल मेथड, टैंक मेथड, ऑटोलिसिस, डोजेज, डिसगॉर्जमेंट, ब्रूट, ब्लैंक द ब्लॉन्क्स। बिल्कुल। तो इन 3 लेक्चर्स ने हमें फोर्टिफाइड, मीठी और स्पार्कलिंग वाइन की एक शानदार झलक दी। हर एक के पीछे अपनी एक कहानी, अपनी एक तकनीक है। हाँ, और ये दिखाता है कि वाइन की दुनिया कितनी विविध है। हर स्टाइल सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि उस जगह की जलवायु, इतिहास और बनाने वाले की कला को भी दर्शाता है। सही कहा। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि जब हम कोई वाइन चुनते हैं किसी खास मौके के लिए, तो क्या सिर्फ स्वाद देखते हैं, या फिर उस वाइन की कहानी, उसका इतिहास, उसे बनाने का तरीका, ये सब भी मायने रखता है? ये अलग अलग शैलियाँ क्या सिर्फ स्वाद का फर्क है, या ये उस जगह की पहचान भी है? तो चलिए फ्रांस के वाइन क्षेत्रों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं अध्याय 10 से। हाँ, फ्रांस की वाइन मतलब दुनिया भर में क्वालिटी का पैमाना है ये। बिल्कुल। और इस अध्याय में फोकस है बोर्डो और लॉयर वैली पर। बोर्डो की वाइन तो अक्सर सबसे शानदार और महंगी मानी जाती है। सही कहा। बोर्डो है दक्षिण पश्चिम फ्रांस में, अटलांटिक तट के पास। और वहाँ नदियाँ हैं, जिरोंड और गारोन। वो इसे 3 हिस्सों में बांटती हैं, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक और बीच का इलाका, एंट्रे ड्यूम मर्ज। अच्छा। और हर इलाके का अपना खास टेरुआर है। टेरुआर मतलब वहाँ की मिट्टी, वहाँ का मौसम, धूप, हवा, सब कुछ का एक अनूठा संगम। जैसे लेफ्ट बैंक में मिट्टी थोड़ी बजरी वाली है, तो वो कैबरने सॉविग्नॉन अंगूर के लिए बेहतरीन है। जबकि राइट बैंक में मिट्टी ज्यादा चिकनी है, तो वहाँ मर्लो अंगूर ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, तो मिट्टी से इतना फर्क पड़ जाता है। और बोर्डो में सिर्फ रेड वाइन ही होती है या वाइट भी? और थोड़ी एसिडिक होती है। और इन्हें ओक बैरल में भी रखते हैं। हाँ, अक्सर नए फ्रेंच ओक बैरल में या तो फर्मेंट करते हैं या एज करते हैं। इससे वाइन में थोड़ा वजन आता है और वो टोस्ट, वनीला जैसे स्वाद भी आ जाते हैं। दिलचस्प। और रेड वाइन्स, जिन्हें ब्रिटेन में क्लैरेट भी कहते हैं। हाँ, क्लैरेट, वो तो मतलब गंभीर वाइन पीने वालों की पसंद है। मुख्य अंगूर हैं कैबरने सॉविग्नॉन, मर्लो, कैबरने फ्रैंक, पेटिट वेडॉट और मालबेक भी। काफी सारे अंगूरों का मिश्रण होता है मतलब? हाँ, ब्लेंड होती हैं अक्सर। लेफ्ट बैंक की वाइन में कैबरने सॉविग्नॉन ज्यादा होता है। उनमें देवदार, सिगार बॉक्स, तंबाकू जैसे नोट आते हैं। वाह। और राइट बैंक में मर्लो मुख्य होता है।
ओक में एज करने से ये वाइन्स और बेहतर होती हैं, मुलायम हो जाती हैं। यहाँ एक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है ना, काफी पुराना, 1855 का क्रू सिस्टम। बिल्कुल, 1855 का क्लासिफिकेशन, इसमें 5 क्रू या लेवल है। प्रीमियर क्रू सबसे ऊंचा। और ये एन प्राइम्योर क्या चीज है? सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। एन प्राइम्योर एक तरह की फ्यूचर सेल है। मतलब वाइन जब बन रही होती है, बैरल में ही होती है, तभी लोग उसे चक्कर खरीद लेते हैं। एक तरह का निवेश है ये। अच्छा, मतलब बनने से पहले ही सौदा। हाँ, कुछ वैसा ही। और हाँ, एपेलेशन कंट्रोले या एसी लेबल, ये बहुत जरूरी है। वो क्या बताता है? ये बताता है कि वाइन किस खास इलाके से है और वहाँ के नियम कायदों के हिसाब से बनी है। ये क्वालिटी का भी एक संकेत है। ठीक है, तो बोर्डो से आगे बढ़ते हैं। लॉयर घाटी का क्या हाल है? लॉयर वैली, हाँ, पश्चिम में एक इलाका है मिस्केडेट। वहाँ मेलन डी बोर्गोइन ने अंगूर से वाइन बनती है। कैसी होती है वो? बहुत हल्की, ताजी, नींबू जैसी। और अगर लेबल पर सुरली लिखा मिले। सुरली? हाँ, सुरली। इसका मतलब है कि वाइन को बनने के बाद कुछ समय उसी यीस्ट यानी खमीर पर छोड़ा गया था जिससे वो बनी थी। इससे उसमें थोड़ी और गहराई, थोड़ी रिचनेस आ जाती है। अच्छा, और सेंट्रल लॉयर में? वहाँ सॉविग्नोन ब्लांक राजा हैं, सैंसर और पुई-फ्यूमे बहुत मशहूर हैं। बहुत फाइन वाइन होती हैं। कभी कभी उनमें हल्का धुएं जैसा मिनरल स्वाद भी आता है। और आंजू सोमर और तुरेन? उन इलाकों में चेनिन ब्लैंक से सफेद और कैबरने फ्रैंक से रेड वाइन बनती हैं। वहाँ की टफर मिट्टी, जो एक तरह का चूना पत्थर है, वो काफी अहम मानी जाती है। चलिए अब अध्याय 11 पर आते हैं। बर्गंडी और अल्सेस। सुना है बर्गंडी बोर्डो से बिल्कुल अलग है, ज्यादा नजाकत वाली। हाँ बिल्कुल, बर्गंडी मतलब नफासत, एलिगेंस। यहाँ मौसम साल दर साल बहुत बदलता है, इसलिए विंटेज यानी किस साल की फसल है ये बहुत मायने रखता है। और अंगूर? बर्गंडी पिनो नुआर और शार्दोने का घर है। यहाँ एक शब्द सुनने को मिलता है, डोमेन। डोमेन? इसका मतलब है कि वाइन बनाने वाला अपने अंगूर खुद ही उगाता है। और टेरोय यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि शायद बोर्डो से भी ज्यादा। बहुत छोटे छोटे पैच में मिट्टी और माहौल बदल जाता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे शाबली इलाका उत्तरी बर्गंडी में है। वहाँ की किमेरीजियन चौक मिट्टी है जिसमें समुद्री जीवाश्म होते हैं। अच्छा। उससे बनी शार्दोने एकदम अलग होती है, पीली, मिनरल वाली, बहुत ताज़ा। और दक्षिण में जैसे मरसोल्ट, वहाँ की शार्दोने? हाँ, मरसोल्ट की शार्दोने बिल्कुल अलग, ज्यादा सुनहरी, ज्यादा फलों वाली, हेजलनट जैसे नोट्स आते हैं उसमें। और वहाँ अक्सर ओक का इस्तेमाल होता है। लीज स्टिरिंग भी करते हैं। लीज स्टिरिंग मतलब वाइन को यीस्ट के बचे हुए कणों के साथ मिलाते रहना। इससे वाइन और रिच और क्रीमी बनती है। और पिनो नोयर, बर्गंडी की पिनो नोयर तो बहुत फेमस है। लाजवाब। दुनिया में शायद सबसे अच्छी पिनो नोयर यहीं बनती है। बहुत खुशबूदार, लाल बेरी, मिनरल, कभी कभी थोड़ी जंगली सी बार्नयार्ड महक भी आती है। बार्नयार्ड? हाँ, थोड़ी मिट्टी और घास जैसी। यहाँ माइक्रो क्लाइमेट का भी बहुत असर होता है। मतलब बहुत छोटे इलाके का मौसम भी वाइन बदल देता है। और हाँ, दक्षिण में ब्यूजले इलाका है। ब्यूजोले? वहाँ तो अलग अंगूर होता है शायद। हाँ, गैमे अंगूर। हाँ, उससे हल्की, फ्रूटी, आसानी से पीने वाली रेड वाइन बनती है। ठीक है, अब अल्सैस की बात करते हैं। ये तो जर्मनी बॉर्डर पर है। हाँ बिल्कुल, फ्रांस जर्मनी सीमा पर। तो वहाँ की संस्कृति और वाइन दोनों में आपको फ्रेंच और जर्मन दोनों का असर दिखेगा। अच्छा। यहाँ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी काफी सीधा है। बस 2 हैं, एल्सैस एसी और एल्सैस ग्रैंड क्रू। ग्रैंड क्रू मतलब सबसे बढ़िया? हाँ, और ग्रैंड क्रू वाइन सिर्फ 4 खास अंगूरों से बन सकती हैं, रिस्लिंग, मस्कैट, पिनो ग्री या फिर गेवुर्ट्ज़ट्रामिनर। गेवुर्ट्ज़ट्रामिनर, ये नाम बड़ा अनोखा है। हाँ, गेवुर्ट्ज़ का मतलब ही जर्मन में मसाला होता है। तो वाइन भी मसालेदार होती है? मसालेदार नहीं, पर बहुत खुशबूदार होती है। गुलाब की पंखुड़ियाँ, लीची, काजू जैसी महक। ये काफी फुल बॉडी सफेद वाइन होती है, एसिड कम और अल्कोहल थोड़ा ज्यादा। और पिनो ग्री? वो भी कुछ ऐसी ही होती है, फुल बॉडी, पर गेवुर्ट्ज़ट्रामिनर जितनी खुशबूदार नहीं। और एक बात, अल्सेस की वाइन में आम तौर पर ओक का असर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं। अध्याय 12, रोन घाटी, लैंगडॉक और प्रोवेंस। शुरुआत वियोग्निया से करें। हाँ, वियोग्निया
एक और शानदार खुशबू वाला सफेद अंगूर। इसमें आड़ू, खुबानी जैसे फलों और सफेद लिली या हनी सकल जैसे फूलों की महक आती है। ये भी फुल बॉडी होती है? हाँ, फुल बॉडी और एसिडिटी थोड़ी कम। अब रोन घाटी? उत्तरी रोन और दक्षिणी रोन ये अलग अलग हैं। हाँ, काफी अलग है। उत्तरी रोन अपनी सीरा वाइन के लिए मशहूर है। अंगूर वहाँ खड़ी ढलानों पर उगते हैं। कैसी होती है वहाँ की सिरा? उनमें हर्ब्स, फूल, काली मिर्च और कभी-कभी धुएं जैसे फ्लेवर होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स। और दक्षिणी रोन? वो ज्यादा बड़ा इलाका है, ज्यादा फैला हुआ। वहां आपको गैरिग्स की खुशबू मिलेगी। गैरिग्स? हाँ, मतलब जंगली जड़ी बूटियों के खेत। लेवेंडर, थाइम, रोजमेरी, इनकी महक हवा में होती है और वाइन में भी आ जाती है। यहाँ ग्रेनाश मुख्य लाल अंगूर है। और यहाँ एक खास हवा भी चलती है, ले मिस्ट्रल। बिल्कुल, ले मिस्ट्रल एक ठंडी सूखी हवा है जो उत्तर से आती है। ये अंगूरों को बीमारियों से बचाने में मदद करती है। दक्षिणी रोन का सबसे मशहूर नाम तो शायद शटोनफ दू पाप है। हाँ, यकीनन, बहुत ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित। कहते हैं कि इसमें 13 अलग-अलग तरह के अंगूर तक मिलाए जा सकते हैं। 13? बाप रे। हाँ, ये फुल बॉडी कम एसिड वाली वाइन होती है जिसमें हर्ब्स और मसालों के नोट होते हैं। गिगोंडास और वेकरास भी अच्छे नाम हैं। थोड़ी ज्यादा रस्टिक हो सकती हैं ये। और जो आमतौर पर मिलती है कोट डू रोन? हाँ, वो सबसे ज्यादा बनती और बिकती है। अक्सर ये हल्की होती है और रोजमर्रा पीने के लिए बढ़िया। इसमें अक्सर ग्रेनाश, सिरा और मार विद्रे का मिश्रण होता है। GSM ब्लेंड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, GSM ब्लेंड। अच्छा, यहाँ रोजे वाइन का भी जिक्र है, टावेल इलाके की। हाँ, टावेल चैटोनॉफ दू पाप के बिल्कुल सामने है और ये फ्रांस की शायद सबसे बेहतरीन सूखी रोजे बनाता है। सूखी रोजे मतलब मीठी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी फ्रूटी होती है लेकिन एकदम ड्राई। इनका गहरा गुलाबी रंग सेनी विधि से आता है। सेनी विधि? इसमें जब लाल अंगूरों को क्रश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जूस को छिलकों के साथ रहने देते हैं। फिर थोड़ा सा गुलाबी जूस निकालकर अलग कर लेते हैं और उसी से रोजे बनाते हैं। अच्छा, प्रोवेंस के रोजे भी तो काफी पॉपुलर हैं। हाँ, प्रोवेंस रोजे भी बहुत अच्छी होती हैं। अक्सर थोड़ी हल्के रंग की और नाजुक होती हैं। चलिए अब आखिर में लैंगडॉक रूसियों पर आते हैं। हाँ, ये फ्रांस का सबसे बड़ा वाइन उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ आपको बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाइन्स मिलेंगी। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ की टिपिकल रेड वाइन अक्सर वही GSM ब्लेंड होती हैं। उनमें पके हुए फल, मिनरल और हर्ब्स जैसे सेज, रोजमेरी, काली मिर्च के नोट होते हैं। एक और खास गंध यहाँ मिलती है, ब्रैम्बल। ब्रम्बल? हाँ, मतलब जंगली बेर या ब्लैकबेरी की झाड़ी जैसी थोड़ी मिट्टी वाली गंध। ये इस इलाके की पहचान है। यहाँ विंस दू नेचुरल्स नाम की मीठी फोर्टिफाइड वाइन भी मिलती हैं। और ये क्लाइमा क्या है? क्लाइमा बरगंडी में ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन लैंगडॉक में भी कभी-कभी। ये एक तरह से अनौपचारिक शब्द है जो किसी खास वाइनयार्ड या उसके विशिष्ट टेरुअर को दर्शाता है। बरगंडी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने बॉर्डो की भव्यता से लेकर बरगंडी की नजाकत और रोना लैंगडॉक की विविधता तक का सफर किया। फ्रांस के कुछ ही क्षेत्रों में कितनी अलग अलग तरह की वाइन्स हैं। हाँ, है ना कमाल की बात। एक ही देश लेकिन मिट्टी, मौसम, अंगूर और बनाने के तरीके सब मिलके कितनी अलग अलग शख्सियत वाली वाइन बनाते हैं। बिल्कुल। और फिर ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब यही अंगूर, यही फ्रांसीसी अंगूर दुनिया के दूसरे हिस्सों में बिल्कुल नए माहौल में उगाए जाते हैं तो उनका अंदाज कैसे बदलता होगा। ये सारे फैक्टर्स कैसे अलग तरह से सामने आते होंगे। ये सोचने वाली बात है। आगे की खोज के लिए एक अच्छा सवाल। तो आज हम वाइन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं लेक्चर 13 से, उत्तरी इटली। कहते हैं इटली में 1000 तरह के अंगूर हैं, 300 से ज्यादा क्वालिटी इलाके, मतलब गजब की विविधता है। हाँ बिल्कुल। और उत्तरी इटली में 2 नाम तो बहुत बड़े हैं, बारुलो और अमारोनो। और पीडमोंट पर वो फ्रांसीसी असर भी है ना। सही कहा। इटली का सिस्टम भी थोड़ा पेचीदा है, मतलब वो विनो दा तावोला है, फिर DOC और सबसे ऊपर DOCG, क्वालिटी की गारंटी वाला। तो उत्तरी इटली की कुछ खास वाइन्स देखें तो पिनोट ग्रीजो। हाँ, पिनोट ग्रीजो, ये नाम तो काफी सुना हुआ लगता है। फ्रियूली से। हाँ, फ्रियूली और ऑल्टो अडीगे काफी पॉपुलर है। खुशबूदार, मीडियम बॉडी, अच्छी एसिडिटी, मतलब आसानी से पसंद आने वाली वाइन। अच्छा। फिर वेनेटो से आती है सोआवे। ये गारगाने का अंगूर से बनती है। गारगाने का? हाँ, इसका टेस्ट थोड़ा शार्दोने जैसा होता है,
साइट्रस, बादाम के नोट्स। और अगर दमदार रेड्स की बात करें तो पीडामोंट, बारोलो और बारबारेस्को। एग्जैक्टली दोनों ने ब्योलो अंगूर से बहुत पावरफुल वाइन्स। बारबारेस्को को अक्सर थोड़ा नरम माना जाता है बारोलो के मुकाबले। और वो अमारोन, उसकी क्या खासियत? हाँ, अमारोन डेला वालपुलिसेला, ये भी वेनेटो से है। इसकी तकनीक बड़ी खास है, अपासीमेंटो। अपासीमेंटो, हाँ, मतलब अंगूरों को तोड़ने के बाद चटाई पर या ट्रे पर रखकर कुछ महीने सुखाते हैं। ओ, सुखाते हैं। हाँ, इससे पानी उड़ जाता है, रस गाढ़ा हो जाता है, तो वाइन बहुत रिच, कॉन्सेंट्रेटेड, थोड़ी मिठास ली हुई बनती है। सूखे मेवे जैसा स्वाद आता है उसमें। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक स्टाइल है रिपासो। इसे बेबी अमारोन भी कह देते हैं कभी कभी। बेबी अमारोन। हाँ, मतलब साधारण वालपोलिसेला वाइन को अमारोन बनाने के बाद जो अंगूर की खालें बचती है ना, उनके साथ दोबारा फर्मेंट करते हैं। इससे वाइन में और गहराई, थोड़ा ज्यादा फ्लेवर आ जाता है। लेक्चर 13 हुआ, अब लेक्चर 14 दक्षिणी इटली की तरफ चले। टस्किनी, क्यान्ती, वो पुरानी वाली छवि तो बदल गई होगी अब। हाँ हाँ बिल्कुल। क्यान्ती अब सिर्फ वो स्ट्रॉ बास्केट वाली सस्ती वाइन नहीं रही। खासकर क्यान्ती क्लासिको, जो उसके ओरिजिनल इलाके से आती है, वो काफी सीरियस वाइन हो सकती है। और ब्रूनेलो डी मोंटाल्चिनो, वो भी टस्किनी से है। हाँ, दोनों में मेन अंगूर सैंजियोवेजी ही है, पर ब्रूनेलो का इलाका मोंटाल्चिनो वो थोड़ा ज्यादा गर्म और सूखा है, तो वाइन ज्यादा पके फल वाली, थोड़ी ज्यादा गाढ़ी और मजबूत टैनिन वाली बनती है। और अगर बोतल पर रिजर्वा लिखा हो तो उसका मतलब है कि उसे ज्यादा समय तक एज किया गया है, बैरल में और बोतल में, मतलब और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर। और फिर आते हैं सुपर टस्किन्स। इनकी कहानी तो कुछ अलग ही है ना? हाँ, ये तो एक तरह की क्रांति थी 70 के दशक में। कुछ वाइन मेकर्स ने इटली के नियम माने नहीं। अच्छा। उन्होंने सैंगियोवेसी के साथ बोर्डो वाले अंगूर मिला दिए, जैसे कैबरनेट सॉविनियो, और बहुत ही हाई क्वालिटी वाइन बनाई, जैसे सस्सी काया। ओह। शुरू में तो नियमों के हिसाब से उन्हें सबसे नीचे वीनो दा तावोला का दर्जा मिला, पर आज वो आईजीटी कहलाती हैं और दुनिया की सबसे महंगी और मानी हुई वाइन्स में से हैं। वाह, मतलब नियमों से हटकर भी कमाल हो सकता है। बिल्कुल, ये गहरी रिच वाइन होती हैं जिनमें टैनिन भी काफी होता है। और टस्कनी के अलावा दक्षिण में कंपानिया, पुगलिया, सिसली? हाँ, वहां भी बहुत कुछ है। कंपानिया में ज्वालामुखी वाली मिट्टी है, तो वाइन में एक मिनरल टच आता है। पुगलिया का प्रिमिटिवो अंगूर। प्रिमिटिवो, ये जिनफिंडल जैसा है? हाँ, उसी का रिश्तेदार है। इससे डार्क फ्रूटी वाइन बनती है। और सिसली में नीरो डियावोला बहुत चलता है, गहरे रंग की मुलायम टैनिन वाली वाइन। और हाँ, अगर कहीं क्लासिको लिखा दिखे तो समझ लीजिए वो उस वाइन स्टाइल के ओरिजिनल सबसे पुराने इलाके से है। की ये विविधता तो सच में कमाल है। अच्छा, अब लेक्चर 15 पर आते हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। जर्मनी मतलब रीस्लिंग है ना, वाइन एक्सपर्ट्स की फेवरेट। हाँ, जर्मन रीस्लिंग अपनी नजाकत, अपनी फ्रेश एसिडिटी और कम अल्कोहल के लिए जानी जाती है। यहाँ का क्वालिटी सिस्टम अंगूर की मिठास पर बहुत फोकस करता है। मिठास पर? हाँ, क्यूबीए तो एक बेसिक लेवल है। असली चीज है प्रोडक्ट कार्ड्स वाइन, जिसे पहले क्यूएमपी कहते थे। इसमें अंगूर कितने पके हुए और मीठे थे उसके हिसाब से लेवल होते हैं। जैसे सबसे कम मिठास से शुरू करें तो कार्बनेट, फिर स्पेटलेजे यानी देर से तोड़े गए अंगूर, ये थोड़ी ज्यादा पके फल वाली हल्की मिठास वाली हो सकती है। अच्छा। फिर आउसलेजे यानी चुने हुए गुच्छों से बनी, ये और मीठी हो सकती है। इसमें कभी कभी नोबल रॉट का असर भी होता है। नोबल रॉट, ये क्या है? ये एक तरह की फफूंद है, बॉट्राइटिस, जो सही कंडीशन में अंगूर पर लगती है तो उसका पानी सोख लेती है और मिठास और फ्लेवर को कॉन्सेंट्रेट कर देती है। शहद, सूखे मेवों जैसा स्वाद आता है फिर वाइन में। ओह, इंटरेस्टिंग। और लेबल पर ट्रोकन या हल्प ट्रोकन का क्या मतलब है? ट्रोकन मतलब ड्राई यानी सूखी, मीठी नहीं, और हल्प ट्रोकन मतलब ऑफ ड्राई यानी हल्की सी मिठास। तो ये लेबल समझना जरूरी है जर्मन वाइन खरीदते वक्त। रेड वाइन भी होती है वहाँ। लीफ्रॉमेल्च भी तो सुनी है, ब्लू नन जैसी। हाँ, लीफ्रॉमेल्च थोड़ी मीठी, आसानी से पसंद आने वाली वाइन होती है। अक्सर म्यूलर थरगाव अंगूर से बनती है। रेड्स में स्पेकबर्गुंडर। स्पेटबर्गुंडर। हाँ, ये पिनो नोयर का ही जर्मन नाम है। और डॉनफिल्डर भी है। लेकिन हाँ, जर्मनी व्हाइट वाइन खासकर रीस्लिंग के लिए ही ज्यादा मशहूर है। और ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया में भी रीस्लिंग अहम है, पर उनका असली स्टार है ग्रूनर वेटलाइनर। ग्रूनर वेटलाइनर? हाँ, ये व्हाइट वाइन है, बड़ी अनोखी। इसमें अक्सर थोड़ी हर्बल या सफेद मिर्च जैसी महक आती है, काफी ताजगी भरी होती है। रेड्स में ज़्वाइगल्ट काफी कॉमन है,
तो हमने देखा इटली की रीजनल विविधता, जर्मनी का सटीक सिस्टम, ऑस्ट्रिया के अपने खास अंगूर, हर जगह वाइन बनाने का अपना ही अंदाज है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सदियों पुरानी परंपराएं, जैसे बरोलो में है, ज्यादा दिलचस्प वाइन बनाती हैं, या फिर सुपर टस्किन्स जैसे नए बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स? ये एक अच्छा सवाल है। शायद दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपना महत्व है। आइए वाइन की दुनिया की अपनी पड़ताल जारी रखते हैं। आज हम अध्याय 16 से शुरू करेंगे, स्पेन और पुर्तगाल। बिल्कुल, स्पेन की बात करें तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाइन उत्पादक है। तीसरा सबसे बड़ा? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अंगूर की खेती का क्षेत्र फ्रांस या इटली से भी ज्यादा है। यहाँ की वाइन्स में ना आपको पारंपरिक और आधुनिक दोनों शैलियाँ मिलेंगी। तो स्पेन में क्या खास है? जाहिर है रियोहा का नाम तो सबसे पहले आता है। हाँ, रियोहा तो मतलब सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में से एक है ही, खास तौर पर अपनी टेम्प्रानेलो अंगूरों से बनी रेड वाइन के लिए। टेम्प्रानेलो? हाँ, और स्पेनिश लेबल पर आपने देखा होगा क्रियांजा रिजर्वा या ग्रैंड रिजर्वा जैसे शब्द लिखे होते हैं। हाँ, देखे हैं। उनका क्या मतलब होता है? वो दरअसल ओक और बोतल में वाइन को कितना पुराना किया गया है उसकी अवधि बताते हैं। मतलब क्रियांजा सबसे कम समय के लिए और ग्रैंड रिजर्वा सबसे ज्यादा समय के लिए एज की जाती है। अच्छा, तो मतलब एजिंग का काफी महत्व है वहाँ। हाँ। और रियोहा के अलावा कोई और खास वाइन? बिल्कुल, जैसे रुएडा क्षेत्र है, वो अपनी वर्देहो सफेद वाइन्स के लिए काफी मशहूर है। वर्देहो? इंटरेस्टिंग। हाँ। फिर कैटलोनिया में प्रियोरात है, वो अपनी दमदार गरनाचा आधारित रेड वाइन के लिए जाना जाता है। और अगर आपको एकदम अलग चाहिए तो उत्तर पश्चिम में रियास बैक्सास। रियास बैक्सास? जी, वहाँ अल्बरीनो अंगूर से बहुत ही फ्रेश एरोमेटिक वाइट वाइन्स बनती हैं। और दक्षिण पूर्व में भी जैसे जुमिया और येक्ला, वो मोनेस्ट्रेल अंगूर से काफी दिलचस्प वाइन्स बनाते हैं। वाह, स्पेन में तो काफी विविधता है। अच्छा, अब जरा पुर्तगाल की बात करें। पोर्ट वाइन के अलावा वहाँ क्या है? हाँ, पुर्तगाल में भी बेहतरीन टेबल वाइन बनती हैं। अक्सर लोग सिर्फ पोर्ट ही जानते हैं। सही बात है। डोरो घाटी जो पोर्ट के लिए भी फेमस है, वहाँ टूरिगा नेशनल जैसे स्थानीय अंगूरों से शानदार रेड वाइन भी बनती हैं, बहुत खुशबूदार गहरी। टूरिगा नेशनल, ये वहीं का लोकल अंगूर है? हाँ बिल्कुल। दाओ और एलेंटेजो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक और बात, स्पेन और पुर्तगाल दोनों में अमेरिकन बनाम फ्रेंच ओक का इस्तेमाल भी वाइन के स्वाद पर काफी असर डालता है। अच्छा, वो कैसे? फ्रेंच ओक से ना थोड़ा वनीला और मसाले जैसा सॉफ्ट स्वाद आता है, जबकि अमेरिकन ओक थोड़ा ज्यादा बोल्ड होता है, नारियल जैसा फ्लेवर और थोड़े मोटे टैनिन दे सकता है। ये तो बारीकियां हैं। चलिए अब आइबेरियन पेनिनसुला से निकलकर अटलांटिक पार करते हैं। अध्याय 17, अमेरिका और खासकर कैलिफोर्निया। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया होगी। हाँ बिल्कुल, कैलिफोर्निया अकेले ही अमेरिका के लगभग 90% वाइन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। 90%? जी, यहाँ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यूरोपीय मिशनरियों ने शुरुआत की, फिर गोल्ड रश आया, फिर प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी का दौर। हाँ, वो मुश्किल दौर था। बिल्कुल। फिर 1970 के दशक के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, खासकर जजमेंट ऑफ पेरिस के बाद। यहाँ का सिस्टम AVA कहलाता है, अमेरिकन विटिकल्चरल एरिया। AVA, ये यूरोप के सिस्टम से अलग है? हाँ, ये मुख्य रूप से क्षेत्र और जलवायु पर आधारित है, लेकिन वाइन मेकर को स्टाइल चुनने की काफी आजादी देता है। यूरोप जैसे कड़े नियम नहीं है कि कौन सा अंगूर उदाना है या वाइन कैसे बनानी है। समझ गया। और नापा वैली का कैबरने सॉविग्नों, इसका तो नाम ही काफी है। ये बोर्डो से कैसे अलग होता है? कैलिफोर्निया की धूप और गर्मी का असर साफ दिखता है। यहाँ का कैबरने ज्यादा पका हुआ, फलों का स्वाद जैसे ब्लैकबेरी, प्लम एकदम खुलकर आता है, जिसे अपफ्रंट फ्रूट कहते हैं। अपफ्रंट फ्रूट? हाँ, एसिडिटी थोड़ी कम होती है और वो जो ओल्ड वर्ल्ड वाली मिट्टी या पत्थर वाली मिनरलिटी होती है ना, वो यहाँ कम मिलती है। नैपा अपनी शार्डने के लिए भी जानी जाती है। अच्छा, शार्डने भी? हाँ, और वो अक्सर ज्यादा पके फलों वाली, कम एसिडिटी और ओक के काफी इस्तेमाल वाली होती है। कभी कभी तो उसमें मक्खन जैसा स्वाद भी आता है। बटर जैसा? वाह। और नैपा के पड़ोस में सोनोमा वैली भी है? बिल्कुल, सोनोमा नैपा से थोड़ा ठंडा है। ठंडा है तो फिर? तो वहाँ पिनो नोआर बहुत अच्छा होता है, खासकर रशियन रिवर वैली जैसे इलाकों में। ये बर्गंडी के पिनो नोआर से ज्यादा फलदार और कम एसिडिक हो सकता है। पिनो नोआर के लिए बढ़िया जगह। हाँ,
और यहाँ रोन रेंजर्स कहे जाने वाले वाइन मेकर्स सीरा भी बनाते हैं। और जिनफ्रेंडेल, उसे कैसे भूल सकते हैं? जिनफ्रेंडेल, हाँ वो तो कैलिफोर्निया की पहचान है। बिल्कुल। और पेटिट सीरा भी, ये कैलिफोर्निया की कुछ खास किस्में हैं। ठीक है, अब अध्याय 18 पर आते हैं। वॉशिंगटन और ओरेगन कैलिफोर्निया के पड़ोसी हैं, पर क्या वाइन भी वैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉशिंगटन राज्य कैलिफोर्निया से ठंडा है, खासकर कोलंबिया वैली वाला क्षेत्र। कोलंबिया वैली? हाँ, यहाँ मर्लो और सीरा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनमें कैलिफोर्निया की वाइन्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा संरचना, मतलब स्ट्रक्चर और एसिडिटी हो सकती है। अच्छा, थोड़ी ज्यादा पकड़ वाली। हाँ, और यहाँ की रीसलिंग भी काफी अच्छी होती है, खासकर ड्राई स्टाइल वाली। और ओरेगन, उसका नाम तो पिनो नोआर के साथ ही जुड़ता है ज्यादातर। एकदम सही। ओरेगन का विलिमेट वैली क्षेत्र पिनो नोआर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। विलिमेट वैली? जी, यहाँ का मौसम बरगंडी जैसा ठंडा है, तो वाइन्स में अक्सर ज्यादा नफासत, मतलब फिनेस और अच्छी एसिडिटी होती है। बरगंडी के काफी करीब मानी जाती हैं कई बार। तो मतलब बरगंडी स्टाइल पिनो नोआर? हाँ, एक तरह से। यहाँ पिनो ग्रीज भी उगाया जाता है। पिनो ग्रीज भी? हाँ, और उसका स्टाइल थोड़ा इटालियन पिनो ग्रीजियो और एल्साशियन पिनो ग्रीज के बीच का होता है। मतलब इटली से ज्यादा फलदार और ज्यादा बॉडी वाला, लेकिन एल्सास जितना मीठा या गाढ़ा नहीं। इंटरेस्टिंग। तो हमने स्पेन और पुर्तगाल की पारंपरिक और आधुनिक शैलियों से लेकर कैलिफोर्निया के बोल्ड अंदाज और फिर वॉशिंगटन ओरेगन की नफीस वाइन्स तक का सफर तय किया। हाँ, और ये दिखाता है कि अंगूर की एक ही किस्म अलग अलग माहौल, जिसे टेरवार कहते हैं, और वाइन मेकिंग की तकनीकों से कितने अलग अलग रूप ले सकती हैं। मिट्टी, मौसम, बनाने का तरीका, सब कुछ मायने रखता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या नई दुनिया की वाइन जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की, उनमें कभी ओल्ड वर्ल्ड यानी यूरोप जैसी जगह की पहचान या टेरोवार की वो गहराई आ सकती है? ये बड़ा सवाल है। या फिर उनकी खूबी हमेशा उनकी बोल्डनेस और फल के सीधे स्वाद में ही रहेगी? इस पे सोचिएगा जरूर अगली बार जब आप इन क्षेत्रों की वाइन का ग्लास उठा। चलिए सीधे लेक्चर 19 पर आते हैं। अमेरिका के वो वाइन क्षेत्र जो शायद कैलिफोर्निया या ओरेगन जितने मशहूर नहीं हैं, उन पर बात करते हैं। और मेक्सिको, कनाडा भी। न्यूयॉर्क की फिंगर लेक्स में क्या खास है? हाँ, फिंगर लेक्स। वहाँ की ठंडी जलवायु बिल्कुल जर्मनी जैसी है, तो रीजलिंग कमाल की होती है वहाँ की। मतलब वैसी ही मिठास और एसिडिटी का बढ़िया संतुलन। अच्छा। और हाँ, वहाँ विडाल ब्लैंक जैसे हाइब्रिड अंगूर भी हैं। वो ठंडे मौसम के लिए अच्छे रहते हैं। ओके। और पश्चिम की तरफ, मतलब कनाडा में आइस वाइन? ये मैंने सुना है। ये क्या चीज है? सच में जमे हुए अंगूरों से बनती है? हाँ बिल्कुल। ओंटारियो का जो नाइग्रा पेनिनसुला है वो इसी के लिए फेमस है। होता यह है कि अंगूरों को बेल पर ही जमने दिया जाता है, बिल्कुल कड़ाके की ठंड में। अच्छा। फिर उन जमे हुए अंगूरों को ही प्रेस करते हैं। पानी तो बर्फ बना रह जाता है और जो रस निकलता है वो बहुत ही मीठा गाढ़ा होता है। ज्यादातर विडाल हाइब्रिड यूज होता है इसके लिए। तो मतलब डेजर्ट वाइन हुई ये? हाँ बिल्कुल, बहुत मीठी डेजर्ट वाइन जिसमें पके हुए फलों की खुशबू होती है और अच्छी एसिडिटी होती है। तो ऐसा नहीं लगता कि बस मीठी ही मीठी है, एक बैलेंस रहता है। दिलचस्प। चलिए अब लेक्चर 20 दक्षिण अमेरिका चलते हैं। चिली की वाइन में क्या अनोखा है? सुना है वहाँ की ज्योग्राफी बहुत खास है। हाँ, चिली की लोकेशन कमाल की है। एक तरफ तो ऊंचे एंडीज पर्वत हैं और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर का ठंडा हम्बोल्ट करंट। अच्छा। इस वजह से ना वहां एक तरह का आइसोलेशन रहा है। और खास बात यह है कि वहां फाइलॉक्सिरिया नाम की वो बीमारी नहीं पहुंच पाई जिसने यूरोप की बेलों को तबाह कर दिया था। ओ हाँ, फाइलॉक्सिरा। तो इसका मतलब वहां की बेलें ज्यादातर अपनी असली जड़ों पर हैं, मतलब विनिफेरा रूट स्टॉक्स पर। ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ लोग मानते हैं कि इससे वाइन का स्वाद ज्यादा शुद्ध या ऑथेंटिक रहता है। और वो कार्मेनियर अंगूर, वो तो चिली की पहचान बन गया है ना? हाँ, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। कार्मेनियर असल में बॉर्डो का अंगूर था जो वहां लगभग खत्म हो गया। चिली में इसे सालों तक मर्लो ही समझते रहे। सच में? हाँ, बाद में पता चला कि ये तो कैमेनेर है। अब ये चिली का सिग्नेचर रेड ग्रेप है। स्वाद में थोड़ा मर्लो जैसा लग सकता है, पर इसमें एक खास हरी मिर्च जैसा या कह ले मांसल, मीठी और नमकीन सा नोट होता है। और टैनिन थोड़े नरम होते हैं मर्लो के मुकाबले। यहीं पर एम्पेलोग्राफी, मतलब अंगूर की किस्मों की पहचान का विज्ञान काम आता है। अच्छा,
एम्पलोग्राफी, ओके। और अर्जेंटीना, वहां तो सब मैलबेक की बात करते हैं। बिल्कुल। अर्जेंटीना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर है और वहां दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे अंगूर के बाग हैं, खासकर मेंडोजा में। मेंडोजा, मैलबेक का घर। हाँ, वही। ज्यादा ऊंचाई और तेज धूप से ना मैलबेक में गहरा रंग आता है और डार्क बेरी, चॉकलेट, मोका जैसे फ्लेवर आते हैं। बहुत बोल्ड वाइन बनती है। वैसे अर्जेंटीना में सिर्फ मैलबेक ही नहीं है, साल्टा रीजन में सफेद टोरंटेस अंगूर भी बहुत बढ़िया होता है। बहुत खुशबूदार फूलों जैसी महक वाली वाइन बनती है उससे। सही है। ऊंचे बाग, फिलोक्सेरा से बचाव, ये सब कितना असर डालते हैं वाइन पर। अब लेक्चर 21 पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया ने फ्लाइंग वाइन मेकर्स के जरिए क्या किया? ये क्या था? फ्लाइंग वाइन मेकर्स, ये वो तजुर्बेकार वाइन मेकर थे, खासकर 80 और 90s के दशक में, जो फसल के समय दुनिया भर में घूमते थे। वो अपनी नई तकनीकें, स्टाइल ऑस्ट्रेलिया और दूसरी नई दुनिया की जगहों पर लेकर गए। तो उन्होंने वाइन बनाने का तरीका बदला? हाँ, काफी हद तक। उन्होंने ज्यादा साफ सुथरी फ्रूट फॉरवर्ड वाइन बनाने पर जोर दिया। मतलब वाइन बनाने के प्रोसेस में मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल बढ़ाया। ओके। और ऑस्ट्रेलिया मतलब शिराज, खासकर बरोसा वैली। हाँ, बरोसा वैली तो ऑस्ट्रेलियाई शिराज का मक्का है। वैसे ये अंगूर सिरा ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसे शिराज कहते हैं और स्टाइल भी थोड़ी अलग होती है। कैसी अलग? ऑस्ट्रेलियाई शिराज ज्यादा पके हुए फलों वाली, मतलब थोड़ी जैमी, बोल्ड होती है। कभी-कभी उसमें यूकेलिप्टस के हल्की सी महक भी आती है। अच्छा, यूकेलिप्टस। हाँ, ये एक खास नोट है जो कभी-कभी मिलता है और अक्सर इसे अमेरिकन ओक में एज करते हैं, जिससे वेनिला और नारियल जैसे नोट्स आते हैं। ये फ्रांस की रोन वैली की सिरा से काफी अलग है। वो थोड़ी ज्यादा स्पाइसी और सेवरी होती है। समझ गया। और दूसरी खासियत है ऑस्ट्रेलिया की, हंटर वैली की सेमेलॉन का जिक्र है, वो बिना ओक वाली। हाँ, हंटर वैली की सेमेलॉन बहुत यूनिक है। इसे बिना ओक के बनाते हैं। जब ये जवान होती है तो काफी साधारण सी लगती है, लेकिन इसे 5-10 साल या उससे ज्यादा बॉटल में एज करें तो इसमें शहद, टोस्ट जैसी कमाल की खुशबुएं आ जाती हैं। वाह। और कुनवरा की कैबरनेट सौविनियों, वो लाल मिट्टी। टेरा रोसा। हाँ, कुनवारा अपनी इसी लाल मिट्टी टेरा रोसा के लिए मशहूर है। ये मिट्टी कैबरनेट सौविनियों को एक खास स्ट्रक्चर और कभी-कभी मिंट जैसा नोट देती है। बहुत जानी मानी वाइन है। और आखिर में तस्मानिया, वो तो ठंडा द्वीप है। हाँ, तस्मानिया ठंडा है, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी ठंडा, इसलिए वहाँ बेहतरीन स्पार्कलिंग वाइन बनती हैं और पिनो नोयर और रीजलिंग भी बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ रोअरिंग 40s नाम की तेज समुद्री हवाएं चलती हैं, जिनका असर अंगूरों पर पड़ता है। रोअरिंग 40s। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में वाइन क्षेत्रों को ज्योग्राफिक इंडिकेशन या GI कहते हैं। ये यूरोप के एपेलेशन सिस्टम जैसा है, मतलब ये बताता है कि अंगूर किस खास इलाके में उगाए गए थे। तो हमने देखा न्यूयॉर्क की क्रिस्प रीजलिंग से लेकर कनाडा की मीठी आइस वाइन, फिर चिली की यूनिक कार्मेनेर, अर्जेंटीना की ऊंची और बोल्ड मैलबैक और ऑस्ट्रेलिया की फ्रूटी शिराज से लेकर एज वर्दी सेमिलियन तक। वाइन की दुनिया वाकई कितनी फैली हुई और दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे ये नई दुनिया के क्षेत्र लगातार अपनी क्वालिटी और पहचान बना रहे हैं, क्या भविष्य में क्लासिक वाइन की परिभाषा सिर्फ यूरोप तक ही सिमटी रहेगी, या फिर बरोसा शिराज, मेंडोजा, मालबेक जैसी वाइन को भी वही दर्जा मिलेगा जो आज बॉर्डो या बर्गंडी को मिलता है? ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज हम वाइन कोर्स के अध्याय 22, 23 और 24 की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की वाइन से, फिर देखेंगे कि वाइन चुनते कैसे हैं समझदारी से, और आखिर में खाने और वाइन की जोड़ी कैसे बनाएं। तो सीधा चलते हैं अध्याय 22 पर। न्यूजीलैंड, ठंडा मौसम है वहां का, है ना? हाँ, बिल्कुल। ठंडा समुद्री जलवायु, और इसी का असर दिखता है वाइन्स पर, खासकर मालबरो। वहाँ का सॉविनियन ब्लांक तो मतलब दुनिया भर में फेमस है। हाँ, सुना है। फ्रांस के सॉन्सर से तुलना होती है, पर ये अलग होता है, ज्यादा हर्बल। एकदम ज्यादा खुशबूदार, तीखी सी खुशबू, जैसे ताजी कटी घास या पैशन फ्रूट। वो ठंडे मौसम की वजह से एसिडिटी और खुशबू बनी रहती है। अच्छा, और पिनो नॉयर भी है वहाँ, सेंट्रल ओटागो में शायद। हाँ, सेंट्रल ओटागो का पिनो नॉयर भी बढ़िया होता है, काफी इंटेंस। और वो गिम्बलेट ग्रेवल्स हॉक्स बे में, वो क्या चीज है? सिर्फ बजरी? गर्मी सोख लेती है दिन में
और रात को धीरे धीरे छोड़ती है, तो बोर्डो किस्मों के लिए, सिराह के लिए पकने में मदद मिलती है, वरना न्यूजीलैंड में मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका पर। इनकी हिस्ट्री तो काफी पुरानी है वाइन मेकिंग की। हाँ, 17वीं सदी से। और यहाँ की खास बात है शैनिन ब्लॉन्क, जिसको वो स्टीन कहते हैं। स्टीन, ये इनकी मेन वैरायटी है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा यही उगती है और इसकी खासियत है कि ये कई स्टाइल में बनती है, सूखी, मीठी, स्पार्कलिंग। इसमें अमरूद जैसी खुशबू आती है कभी कभी, और एक चौक जैसी मिनरलिटी। मतलब फल के स्वाद से अलग। हाँ, जैसे गीले पत्थर की महक। वाइन को एक अलग डायमेंशन मिलता है इससे। और वो लाल वाली पिनोटेज, जिसके बारे में कहते हैं या तो बहुत पसंद या बिल्कुल नहीं। हाँ, पिनोटाज, वो पिनो नोयर और सिंसॉल्ट का क्रॉस है। थोड़ा यूनिक प्रोफाइल है इसका। गहरे फल, कभी स्मोकी सा टेस्ट, और वो एशी मिनरलिटी, राख जैसी। तो हाँ, सबको निभाता। लेकिन स्टेलेनबॉश में अच्छी रेड्स बनती है ना, कैबने वगैरह? ओ बिल्कुल, स्टेलेनबॉश कैबरने सॉविग्नॉन और बोर्डो ब्लेंड्स के लिए जाना जाता है। हाई क्वालिटी। उनका अपना वाइन ऑफ ओरिजिन यानी WO सिस्टम भी है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सही। तो ये तो हुई अलग अलग जगह की वाइन्स, पर दुकान में जाकर चुनना वो असली काम है। अध्याय 23 इसी बारे में, राइट? एकदम। और देखिए, सिर्फ कीमत देखकर नहीं चुनना चाहिए। हाँ, वो तो है। तो क्या करें? सबसे आसान है मदद मांगना, खासकर छोटी वाइन शॉप्स में। वहाँ स्टाफ अक्सर काफी जानकार और हेल्पफुल होता है। अच्छा पॉइंट है, वो बता सकते हैं हमारी पसंद के हिसाब से। और रेटिंग्स, वाइन स्पेक्टेटर, रॉबर्ट पार्कर, वो एक गाइड हो सकती हैं, बिल्कुल। पर अपनी पसंद जानना ज्यादा जरूरी है। हर किसी का टेस्ट अलग होता है। सही बात है। मतलब ये समझना कि हमें क्या पसंद है, फ्रूटी, ओकी, लाइट, हैवी, ये बॉडी क्या होती है वाइन की। बॉडी मतलब वाइन मुंह में कितनी भारी या हल्की लगती है, पानी जैसी हल्की या क्रीम जैसी भारी। लेबल पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, लेबल पर क्षेत्र, अंगूर की किस्म, साल, काफी कुछ पता चलता है। बिल्कुल। और रेस्टोरेंट में वहां तो सोमेलियर होते हैं। हाँ, उनसे पूछना चाहिए, वो डिश के हिसाब से अच्छी वाइन सजेस्ट कर सकते हैं। और जब वो थोड़ा टेस्ट करने को देते हैं तो वो सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि वाइन खराब तो नहीं, जैसे कॉर्क टिंट। कॉर्क टिंट मतलब? एक तरह की खराबी जिससे फफूंदी या गीले गत्ते जैसी बदबू आती है। वो आपकी पसंद जानने के लिए नहीं होता कि आपको फ्लेवर कैसा लगा। अच्छा, ये जानना तो बहुत जरूरी था। ओके, तो अब आते हैं आखिरी चैप्टर पर, अध्याय 24, खाना और वाइन। ये तो आर्ट जैसा लगता है। हाँ, कुछ हद तक, पर कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो मदद करती हैं। सबसे पहला है वजन का बैलेंस। वजन मतलब जैसा खाना वैसी वाइन। बिल्कुल। हल्के खाने जैसे मछली या सलाद के साथ हल्की बॉडी वाली वाइन, जैसे पिनो ग्रीजियो। और भारी खाना जैसे स्टेक, तो उसके साथ भारी बॉडी वाली रेड वाइन, कैबरने सॉविग्नॉन या सिरा, सिंपल। ठीक है। और टेक्सचर यानी बनावट का क्या? यहाँ 2 तरीके हैं। या तो कॉम्प्लीमेंट करें, जैसे स्टेक की रिचनेस और कैबरने के टैनिन, या फिर कॉन्ट्रास्ट करें। कॉन्ट्रास्ट जैसे शैंपेन और फ्रेंच फ्राइज। क्या सच में? शैंपेन की एसिडिटी और बुलबुले फ्राइज के फैट को काटते हैं, मजा आता है। या फिर सॉन्सो की एसिडिटी फैटी सैल्मन के साथ। वाह, ये तो ट्राई करना पड़ेगा। और फ्लेवर का क्या, स्वाद का मेल? यहाँ भी वही, कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ट्रास्ट। जैसे ओक वाली शार्डने का क्रीमी फ्लेवर किसी क्रीम सॉस वाले पास्ता के साथ, कॉम्प्लीमेंट। या फिर थोड़ी मीठी रीजलिंग मसालेदार थाई करी के साथ, कॉन्ट्रास्ट। मिठास तीखेपन को बैलेंस करती है। लेकिन कुछ चीजों से बचना भी चाहिए शायद। हाँ, बहुत एसिडिक खाना जैसे विनेगर वाली ड्रेसिंग वाइन को फ्लैट बना सकती है, और बहुत मसालेदार खाना वाइन में अल्कोहल का एहसास तेज कर देता है। अच्छा, और वो क्लासिक जोड़ियां, पोर्ट और चॉकलेट, शैंपेन और चॉकलेट नहीं? बिल्कुल सही। रूबी पोर्ट की मिठास डार्क चॉकलेट के साथ बहुत अच्छी लगती है, पर सूखी शैंपेन चॉकलेट के साथ ज्यादा खट्टी लगेगी। वो जोड़ी ठीक नहीं है। समझ गया। तो ये थे अध्याय 22, 23 और 24, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका की वाइन से लेकर खरीदने के टिप्स और फूड पेयरिंग तक। हाँ, और अगर हम पूरी सीरीज देखें अध्याय 1 से 24 तक, तो हमने वाइन चखने की बेसिक्स से शुरुआत की थी। फिर मुख्य अंगूर, स्टाइल, दुनिया के जरूरी वाइन क्षेत्र, फ्रांस, इटली, स्पेन, नई दुनिया की वाइन्स, और आज हमने ये प्रैक्टिकल बातें सीखी, खरीदना, रखना, पेयर करना। वाकई वाइन की दुनिया काफी बड़ी और दिलचस्प है। आज हमने इतने नियम और गाइडलाइंस की बात की, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी कभी बेस्ट अनुभव रूल तोड़ने से मिलता है?
इस पर सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए ग्रोविश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।